सेठी साहब, आपने इतनी अहम बात की है कि उस पर सवाल बनता है कि क्या इस फैसले के बाद अगर रिलीफ मिल जाता है, एवनफील्ड में मिल जाता है, अजीजिया में मिल जाता है, तो क्या अदालतों की साख मुतासर नहीं होगी? रह क्या गई है यार, तो मुझे ये बताओ, इस मुल्क में कोई यकीन करता है कि आपको इंसाफ मिलता है अदालतों से? कोई है बंदा, तुम करती हो यकीन? सच सच बोलो। नहीं, मुझे सिस्टम पे तो ज़ाहिर है रिलाई नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा, तो जिस बड़ी मुल्क में आप रहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि सियासी तौर पे इस मुल्क के अंदर कभी किसी को इंसाफ मिला हो। अदालतें जो हैं सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये शो करती हैं। 1958 ऑनवर्ड्स जबकि मार्शल लॉ को जस्टिस मुनीर साहब ने एक लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत लीगल करार दिया था, वो दिन है और आज का दिन है। अदालतें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई हैं और ये आज की बात नहीं है, ये बरतानिया राज की बात है। उस वक्त भी अदालतें जो थी सियासी मामलात में, जिसमें रियासत इन्वॉल्व हो जाती थी, बिजनेस के मामलात नहीं, आप और मेरे लड़ाई झगड़े के मामला नहीं, वहाँ तो बिल्कुल इंसाफ अपनी तरफ से पूरा मिलता है, ड्यू प्रोसेस भी होता है। बट जहाँ रियासत का मफाद आ जाए, खा वो सही हो या गलत हो, खा वो जमहूरी हो खा वो डिक्टेटोरियल हो, 90% ऑफ द टाइम अदालतें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने उसको कन्फ्रंट नहीं किया। एक दो केसेस हैं जब आपने देखा कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब खड़े हो गए, वो पहली दफ़ा जो मुझे याद आता है कि हमारी तारीख़ में एक अदलिया, एक जज सुप्रीम कोर्ट का और एक अदलिया और एक ये वकला हजरात सारे खड़े हो गए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जो एक जुडिशल मूवमेंट बना था आज़ादी के लिए 2007। हाँ, तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो सारा लाइट ऑफ फायर किया था, वो जो आग लगाई थी उसके बाद क्या हुआ वो एक और कहानी है। किस तरीके से वो सारी जो उम्मीदें थी वो हम लोग फारग हो गए। वो एक इनकलाबी वक्त था, हम समझते थे कि बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। दरअसल इनकलाब क्या आया उसके बाद तो और भी हमने देखा किस किस्म के चीफ जस्टिस आए हैं और क्या ये किस किस्म के सियासी फैसले हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और कितने इस प्रो इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की टिल्ट हो गई है एक दफ़ा फिर। तो इज़्ज़त जुडिशरी की ख़ास नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं ये आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि 99 में जब मुझे गिरफ़्तार किया गया और जेल में डाला गया क्योंकि कुछ बातें मेरी पसंद नहीं आ रही थी उस वक़्त की हुकूमत को, और मेरे ऊपर गद्दारी और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए, तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। 3 जज हजरात बैठे थे वहाँ। जब केस गया तो वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब आए मुझे प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो बातों बातों में उन्होंने ये कहा वो कहा, तो जजेस ने कहा नहीं कोई और बात बताओ, ये तो बात नहीं बन रही जो आप बनाने की कोशिश, कौन सी गद्दारी, कौन सा ये उसने क्या किया कोई बात नहीं बन रही, तो कुछ और है तो दिखाओ। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सर मैं एक आपको और भी बात बताऊं, ये शख्स जो है ना ये आपकी इज़्ज़त नहीं करता और ये बड़ा कंटेम्प्ट रखता है आपके लिए, और बड़े इसने ऐसी बातें भी की हैं जो कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं वो आपको ला के दिखाऊँ कि ये बंदा जो है ना ये ठीक नहीं है। इसने जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी बड़ी बातें की। तो उनमें से एक जज साहब थे, अब नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े सीनियर जज थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब मगर हम तो वी हैव कंटेम्प्ट फॉर आवरसेल्व्स। मतलब ये था कि हम जानते हैं हमारी अदलिया ने क्या क्या किया है और हम किस किस्म का इंसाफ देते हैं या नहीं देते। तो उन्होंने तो ख़ुद ये कहा कि भाई, मतलब कहने का ये था कि अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो लोग हमें क्यों रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर हम डंडे के ज़ोर के ऊपर हम लोग अपना रिस्पेक्ट करवाएंगे। यही बात आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं कि हमें कोई फ़िक्र नहीं है, आप जो हमारे बारे में कहना चाहें कहें, हम नहीं डरते इन चीज़ों से। बहुत ज़बरदस्त बयान है ये, और कंटेम्प्ट को वो और कमज़ोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कमाल कर रहे हैं, हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात हो तो हम उसी वक्त किसी को अंदर करने को फिरते हैं। ये रवैया बंद होना चाहिए। अगर हमारी इंसाफ अच्छी है तो हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा, अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो लोग बात करेंगे, तो फिर करने दो उनको, फिर हम उसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करेंगे तो और हमारी बदनामी होगी। तो ये सूरत हाल है। तो आपका जो सवाल था
कि अदलिया का अब क्या साख मुतासर हुई। मुतासर हुई कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये तो कुछ भी नहीं होगा अगर जैसे ये होगा। अब ऐसे लगेगा कि उस वक्त इंसाफ नहीं मिला था तो अब इंसाफ मिल रहा है। ठीक है सेठी साहब, आपने तो बड़ा अच्छा इसे एलेबोरेट कर दिया, लेकिन एक और अहम सवाल ये है जिस पे आज मरीम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की है मीडिया के में, जैसे कि इमरान खान साहब ने कल चकवाल के जलसे में कॉल्स का जिक्र किया था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी जिक्र किया कि उन्हें भी माजी में कॉल्स आती रही हैं और हमने देखा कि बहुत सारे सियासी लीडर को आती रही हैं कॉल्स। मिसाके मईशत ना सही, इलेक्शन ना सही, कोई और चीज़ ना सही, कॉल्स पे ही मुत्तफिक हो जाएं सारे सियासतदान, पॉसिबिलिटी कि जी कॉल्स ना आया करें। तो मुझे ये बताओ कि ये सवाल आज क्यों खड़ा हो रहा है? ये सवाल जब ऑपोजिशन ये बात करती थी खान साहब के बारे में कि कॉल्स ना करो और ना करवाओ, तो उस वक्त तो कोई सोचने के लिए नहीं था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जी उस वक्त हमने जो किया वो तो सही था और अब आप ना ये करें, या ये भी कहना कि चले हमसे गलती हो गई अब आप ना ये करें। ऐसे होता नहीं सियासत में। ये कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप ये कहते हैं जी कि जो मैंने किया वो उसको नज़रअंदाज कर दें और जो आप कर रहे हैं वो ना करें? ऐसे नहीं होगा कि जी इनको भी मौका मिल रहा है ना, अब उस वक्त उनको मौका मिला था। तो ये जो असली सवाल ये है कि क्या सिविल मिलिट्री रिलेशंस में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मदाखलत नहीं करनी चाहिए और सिविलियंस की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यही तो आइन कहता है। मगर मैं आपको दो बातें अब कहता हूँ। एक, आज फवाद चौधरी साहब ने कोई ट्वीट किया, बिल्कुल उनको एकदम सिविल मिलिट्री रिलेशंस याद आ गए। वो कहते हैं वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। तो मैं सब फवाद चौधरी साहब को पूछूंगा कि ना उस वक्त आप बैलेंस में थे तो ना आज आप बैलेंस मांग रहे हैं। ये सरासर फ्रॉडिया स्टेटमेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री मेरे साथ रहे, कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूट्रलिटी की ज़रूरत नहीं है। मिलिट्री तो जो लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते, वो तो ये कह रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब को याद आ गया सिविल मिलिट्री बैलेंस। लीडर उनका ये कह रहा है कि पहले भी कोई सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं था, वी वर ऑन सेम पेज, बैलेंस चैलेंज कोई है ऐसी, और मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वो होगा। उस वक्त भी इसी के ऊपर झगड़ा हुआ और आज भी खान साहब यही कह रहे हैं फरवा कि जी मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा, जो मैं कहूँगा वो होगा। उस वक्त भी ये कहते थे, और फौज मेरी है और जो मैं कहूँगा वो फौज होगी। मतलब है फौज को उसने पुलिस फोर्स बनाना है कि जो मेरा हुक्म होगा वो होगा। जो मैं कहूँगा FIR तो FIR काटी जाएगी, मैं कहूँगा डिसअपेयर कर दो तो डिसअपेयर कर देंगे, मैं कहूँगा कि ये करो और मैं कहूँगा वो करो। तो असूल ये है कि जमहूरियत के अंदर सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं होता, जमहूरियत के अंदर आइन सब बैलेंसेस इस्टेब्लिश करती है। यहाँ तो आइन की धज्जियाँ खान साहब ने मिल के उड़ाई हैं सबके साथ। और बाय द वे इन सियासतदानों ने भी, इन्होंने भी कोई कम नहीं किया अपने वक्त। इनको भी जब मौका मिलता था तो ये सिविल मिलिट्री बैलेंस को भूल के और उनकी गोद में बैठ जाते थे जाके। अब जाके इनको होश आई है सियासतदानों को कि शायद वो ठीक नहीं था, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ अब वो इस्तेमाल हुआ है ठीक ठाक। अब खान साहब को कब होश आएगी? फवाद चौधरी को तो होश आ गई, नज़र आ रहा है उनको, तो अब वो डेमोक्रेसी याद आनी शुरू हो गई है। मगर जाते जाते मैं ये कह दूँ कि खान साहब नाराज़ हैं कि फवाद चौधरी जैसे लोग, हो सकता है फवाद चौधरी खुद ना हो, मगर जैसे लोग खुफिया तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं और खान साहब उनको धमकियां दे रहे हैं कि स्टॉप इट। और कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था ये जाके वहाँ बातें क्या करते हैं उनके आगे, ठीक है ना। तो खान साहब कुछ कहीं और जा रहे हैं और फवाद चौधरी साहब आज ये सिविल मिलिट्री बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर सिविल मिलिट्री बैलेंस की बात करनी है तो इंतज़ार करिए, अगले साल इलेक्शन होंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप सिविल मिलिट्री बैलेंस की बात करते हैं या नहीं करते। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात तो समझ ली कि बैलेंस इज़ द की, तो शायद वो उस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं।